नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और स्वागत है आपका नो मोर विथ अनूप में। भारत में जब भी कोई नया कानून बनता है तो बहस दो गुटों में बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है कि यह कानून अच्छा है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह बुरा है। हाल ही में यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 ने एक ऐसी ही बहस को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। एक धड़ा कह रहा है कि इस कानून से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगेगी। वहीं दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि यह कानून जनरल वर्ग के खिलाफ नफरत को बढ़ाने वाला है। ऐसे ही देश में जनरल या सवर्ण वर्ग के खिलाफ इन जगहों में लॉबी की जाती है, जिसके चलते जनरल जातियों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और यह सवर्ण विरोधियों, खासकर लेफ्ट लॉबी के लिए हथियार जैसा होगा। उनका मानना है कि आगे चलकर इस कानून का भी दुरुपयोग एसटी, एससी एक्ट और डाउरी एक्ट की तरह होने लगेगा, जिसमें ज्यादातर केस पर्सनल दुश्मनी से ड्रिवन और झूठे होते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार ऐसे केसेस के कन्विक्शन रेट बहुत ही कम आते हैं। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी के इन नए नियमों पर बात करेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि यह कहता क्या है। साथ ही इसकी तुलना हम भारत के दो सबसे चर्चित कानूनों एसटी, एससी एक्ट और दहेज कानून 498A से भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस कानून का विरोध हो रहा है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के नए इक्विटी नियमों की। यूजीसी के इन नियमों का मकसद है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव और इसके तहत हुए अपराध को खत्म करना। इसमें 24 घंटे के भीतर शिकायत पर एक्शन और 15 दिनों में जांच पूरा करने का प्रावधान है। सुनने में तो यह कानून सही लग रहा है, पर इसमें कुछ पेच है जिसके चलते इसका विरोध कई शिक्षाविद और जानकार कर रहे हैं। दरअसल इस कानून के नियम 3C के अनुसार जातिगत भेदभाव को केवल एसटी, एससी और ओबीसी के खिलाफ होने वाले व्यवहार तक ही सीमित कर दिया गया है। इसी कारण उनका कहना है कि यह सामान्य वर्ग को सुरक्षा नहीं देती, जो संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही इस कानून का दुरुपयोग इन संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के खिलाफ हो सकता है, जिसमें इसका इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। और यह कानून एक तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को एंडोर्स करेगा, जो सामान्य वर्ग के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा, जो पहले से ही देश में एक विशेष लॉबी के द्वारा किया जा रहा है। और आगे चलकर इस कानून का भी हाल एसटी, एससी एक्ट और दहेज प्रताड़ना एक्ट की तरह हो जाएगा, जहां ज्यादातर केसेस झूठे होते हैं और निजी रंजिश से प्रेरित होते हैं। दोस्तों, मुझे भी यह तर्क सही लगता है और इसे एसटी, एससी एक्ट और दहेज प्रताड़ना एक्ट के डेटा को देखकर समझा भी जा सकता है। अगर हम एनसीआरबी के बीते 10 सालों के एसटी, एससी एक्ट के मामले देखें तो 2014 से 2023 तक इसमें लगभग 40% की वृद्धि हुई है, परंतु इसमें से 10 से 15% झूठे केसेस होते हैं और इन केसेस में कन्विक्शन रेट 25 से 30% के आसपास ही घूमता रहता है, जबकि अन्य क्रिमिनल केसेस में यही कन्विक्शन रेट 45 से 50% तक आता है। इसके साथ अगर हम डाउरी एक्ट का डेटा देखें तो बीते 10 सालों में इसकी संख्या 1,22,877 से बढ़कर लगभग 1,40,000 तक हो गई है, लेकिन इसमें भी झूठे केसेस का परसेंटेज 9 से 10% तक का है और कन्विक्शन रेट ऐतिहासिक रूप से सबसे कम मात्र 15 से 20% का है और इसीलिए इसे दुरुपयोग वाला कानून भी कहा जाता है। हमने देखा कि पुराने आईपीसी के तहत अन्य क्रिमिनल केसेस में फॉल्स केसेस का परसेंटेज कम है और कन्विक्शन रेट लगभग 50% के आसपास है। वहीं सिर्फ इन दो कानूनों के अंतर्गत केसेस के कन्विक्शन रेट इतने कम क्यों हैं? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बार डरा धमकाकर या पैसे के बल पे केस का निपटारा कर दिया जाता हो, जैसा बहुत से लोग दावा करते हैं। पर अगर उनका दावा सही है तो अन्य केसेस में क्यों यही रेट 50% के आसपास है? वहां भी ये कम होना चाहिए। अब अगर हम यूजीसी के ऐसे ही आंकड़े देखें तो बीते 5 सालों में इसमें 118% की वृद्धि दर्ज की गई है, पर यहां भी कन्विक्शन रेट सिर्फ 5 से 10% का ही है। हालांकि यहां पर इन शिकायतों की जांच कॉलेज या विश्वविद्यालय की इंटरनल कमेटियां करती हैं। यहां 60 से 70% केसेस साक्ष्य की कमी के चलते डिसमिस हो जाते हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि यूजीसी के पुराने कानून बहुत ही स्लो और बेकार रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसे एक तरफा बनाकर कड़ा किया जाए। जब यूजीसी नया कानून ला रही है तो इसे सिर्फ पुराने बैकग्राउंड को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आजकल न केवल एसटी, एससी और ओबीसी बल्कि जनरल वर्ग भी प्रताड़ित होते हैं। जेएनयू में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, अंबेडकरवादी और लेफ्ट लॉबी का हमेशा सवर्णों को ऑपरेशन की तरह दिखाने के कारण जनरल वर्ग के खिलाफ भी एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया है, जो इस आइडियोलॉजी और उनके प्रति नफरत के गिरफ्त में है और आज ये वर्ग भी इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। और ऐसे में इस कानून का भी एक तरफा झुका हुआ होना ऐसे लोगों को एम्पावर करेगा जो इसका गलत फायदा उठाएंगे ही। इसलिए यूजीसी को इस पर जरूर उचित कार्यवाही करते हुए इसे संतुलित करना चाहिए,
ताकि जो निर्दोष हैं उनकी रक्षा हो सके और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। SC/ST एक्ट हो या डाउरी एक्ट या अब यूजीसी के नए कानून, ये सब जरूरी हैं, इन्हें नकारा नहीं जा रहा है, इनकी जरूरत है। पर दिक्कत इन कानूनों को एक तरफा पावरफुल बनाने से है। जब कानून ये मानकर ही बैठ जाए कि सिर्फ एक वर्ग ही गलत है और दूसरा सही, तब न्याय हो ही नहीं सकता। ये तो घोर अंधविश्वास है और कानून चाहे कोई सा भी हो अंधविश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए। और यूजीसी का विरोध इसी तर्क पर आधारित है, ना कि किसी विशेष वर्ग के प्रति द्वेष से। मैं खुद ST वर्ग से आता हूं, पर मुझे हालिया माहौल को देखकर और खुद के अनुभव से समझ आता है कि गलती हमेशा एक पक्ष की नहीं होती और इसलिए इसके संबंध में दर्ज किए गए मुकदमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव बढ़ाने वाला कानून माना है और इस पर स्टे लगा दिया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या नया डेवलपमेंट आता है। पर हां, मैं इस मंच से उन लोगों का विरोध करता हूं जो यूजीसी कानून के विरोध के चलते सरकार को कुछ भी गालियां दिए जा रहे हैं। इस कानून के विरोध में मैं भी हूं, पर इन गाली देने वालों के समर्थन में मैं कतई नहीं हूं। आपका दोस्तों यूजीसी के इस नए कानून के बारे में क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम दोस्तों।